सवाल ये कि हिंदुस्तान में और कितने माल्या हैं, माल्या को किसने भगाया, माल्या को किसने बनाया। हमारे साथ राजवीर देशवाल हैं जो किसान नेता हैं। मैं एक बार आपसे कमेंट लेता हूं, उसके बाद वापस जाऊंगा सिद्धार्थ लूथरा साहब से। जरा लुकआउट नोटिस का मतलब उनसे पूछेंगे, देश को बताएं वो आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि ये जो बड़े बड़े डिफॉल्टर हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए बैंकों के ले रखे हैं, ये उनके नाम सार्वजनिक कभी होंगे नहीं होंगे, वो पैसा कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सवालों के जवाब तो जो है ना ये कोई अभी दे नहीं रहे और शायद इनके पास भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात मैंने आज ये देखी कि नाम सार्वजनिक करने से भी कहीं ज़्यादा बदतर हालत ये एक उस किसान की कर देते हैं जिसने 4 लाख रुपए लोन लिया, 3 लाख रुपए वापस भी दे दिए, 1-2 किस्त वो नहीं टाइम पे जमा करा पाया और आज किस बेरहमी के साथ इनको पीटा गया है। उसको जो है ना, क्या इनके लिए कोई अलग कानून है हमारे देश में, और ये माल्या साहब जैसे जो आदमी है इनके लिए अलग कानून है। बड़े दुख की बात है, सांबित पात्रा साहब हो या आलोक शर्मा जी हो, ये माल्या साहब को तो ये इनके पराक्रम किसी भी तरीके से लुका छिपी से इनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमने नहीं, यूपीए ने किया था, यूपीए कहता हमने नहीं, इन्होंने किया था। इन दोनों के मुंह से क्या एक भी शब्द उस किसान की हमदर्दी के लिए निकला इन दोनों के मुंह से? आपने भी देखा, पूरा देश देख रहा है। एक्चुअली किसान जो ना, जो छोटा आदमी बैंक से लोन लेता है वो इनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। ये बड़े आदमियों की सरकारें हैं, चाहे वो यूपीए हो और चाहे वो एनडीए हो। जिस समय ये पैसा लिया गया था वो भी एक सुनियोजित तरीके से लिया गया था, और इसको वापस करना है या नहीं करना ये भी एक सुनियोजित योजना थी। कैसे इससे बचना है उसमें भी सरकार साथ देगी इनका। ये पैसा वापस नहीं आना। भारतीय किसान यूनियन हर बार कहती है कि तुम इतना राइट ऑफ कर दिया इन्होंने लोन वोन लोगों के, हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, वो उनकी हालत बड़ी खराब है। 4 लाख में से 3 लाख रुपए उसने वापस दे दिए। उसने उस ट्रैक्टर से इतने दिन काम भी किया होगा, उससे कुछ अनाज भी उपजाया होगा, कुछ प्रोडक्शन करी होगी जो कि देश के काम भी आई होगी। उसने वो पैसा अय्याशी में खर्च नहीं करा होगा। जी बालन साहब ने, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसने वो जो 4 लाख रुपए है उससे कोई अय्याशी के काम नहीं किए होंगे, कोई ऐश्वर्य वाली जिंदगी उसने नहीं जी होगी। ठीक बात है। उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है किसी की भी। मैं आपका सवाल पूछता हूं संबित पात्रा और आलोक शर्मा दोनों से। पूछिए। उसके पहले मेरे को एक बात बता दीजिए सिद्धार्थ लूथरा साहब, लुकआउट नोटिस का मतलब क्या होता है? हाँ जी। उसके कानूनी प्रावधान क्या होते हैं? जरा देश को पता तो लगे कि किसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस है तो वो ऐसे बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता। देखिए, लुकआउट नोटिस का मैं आपको बताने के पहले एक जो उन्होंने कहा है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक चीज़ ज़रा ये समझिएगा कि जब लोन बैंक देती है तो बैंक किसी टेंजिबल एसेट के अगेंस्ट देती है, कोई एसेट जो उनको दिखता है, सामान, बिल्स, रिकवरीज ऑफ कैश, किसी चीज़ के अगेंस्ट देती है। यहाँ हमें समझ आता है कि एक ब्रांड वैल्यू पे पैसा दिया गया, पैसा भी दिया गया है। अब ब्रांड वैल्यू गुडविल हो सकती है बिजनेस में, एक आदमी बेच ले गुडविल, एक आदमी खरीद ले, पर बैंक ब्रांड वैल्यू कैसे रिकवर करेगी? ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको कि क्यों ब्रांड वैल्यू पे लोन दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है तो उसका पैरामीटर क्या है। एक तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ आपने मुझे पूछी लुकआउट सर्कुलर पे। देखिए साहब, जब एक आदमी अक्यूज होता है क्रिमिनल केस में और वो लापता होता है या लगता है कि वो देश छोड़ के या शहर छोड़ के जा सकता है, तो पुलिस के पास पावर है कि वो एफआरआर को लिखे, अथॉरिटीज़ को लिखे, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को, कि आप इसके लिए, इस शख्स के लिए एक लुकआउट सर्कुलर इशू कर दो कि जब वो एयरपोर्ट पे हो या रेलवे स्टेशन पे जाने की कोशिश करे तो वहीं उसको रोक लिया जाए। एक ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका कि आदमी अगर हिंदुस्तान से बाहर जाए तो इंटरपोल के थ्रू लुकआउट नोटिस होते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस होता है, अलग नोटिस हैं, वो भी एक तरीका है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस के पास पावर है, पर उसके पहले एक फौजदारी केस तो दाखिल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये पावर अथॉरिटीज के पास है, अगर उनको लगता है ये जरूर एक्सरसाइज हो सकती है, और इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पे रूलिंग दी हुई है। संबित पात्रा, अभी आपने जब शुरू की थी बात, आपने 2004 से गिनाना शुरू किया था कि विजय माल्या को लोन मिलने लगे थे। फिर उसके बाद आप 2012 तक लेकर आए, जिसमें आपने 3 कम से कम ऐसे मौके गिनाए जहां आपको लगता है कि वो लायक नहीं थे पर उनको लोन दिया गया। 2014 से आप सरकार में हैं।
इस 2 साल में भी सरकार यह तय नहीं कर पाई कि आपको एक फौजदारी मुकदमा कायम करना है उस आदमी के खिलाफ कि नहीं करना है, उनको विदेश जाने से रोकना है कि नहीं रोकना है। मैं आपको तथ्यात्मक जवाब देता हूं। देखिए, अभी 2 चीजें यहां उभर के आई पूरे डिबेट में। जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो नॉन पॉलिटिकल है, उनका भी ये मानना है कि केवल ब्रांड वैल्यू पे, बिना सिक्योरिटी के, बिना कोलैटरल के आखिर इतना बड़ा लोन दिया कैसे गया। यही सवाल मैं आरंभ से पूछ रहा हूं, ये आलोक जी से पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, मैं ये जो आपने कहा लुकआउट नोटिस पे अभी सिद्धार्थ लूथरा जी ने कहा कि जो एक्यूज्ड होता है उसके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस इंटरपोल के खिलाफ माध्यम से या हिंदुस्तान की पुलिस के लिए होता है। आप देखिए 22 केस, हमारे समय 22 केस विजय माल्या पे हुआ है। अब मैं कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूं जब तक कि कोर्ट उन्हें अक्यूज्ड घोषित ना करे। मैं उदाहरण देता हूं, जो डीआरटी है, जो डेप्थ ट्राइब्यूनल है कर्नाटक का, बेंगलुरु में ये केस गया था, 500 बार ये डेफर होता चला गया है। सरकार कोर्ट के ऊपर अपना अख्तियार नहीं कर सकती है जब तक अक्यूज्ड घोषित ना हो, जब तक इंपाउंड ना हो उसका पासपोर्ट, जब तक उस पर रिस्ट्रेंट ऑर्डर ना हो, सरकार जबरदस्ती किसी को रोक नहीं सकती है। और सरकार ने कहा है कि एक एक पाई हम वापस लाएंगे। और देखिए, जहां तक किसानों का सवाल है, ये पूरा बजट जो भी जेटली जी ने दिया है, जो मोदी सरकार की बजट है, ये किसानों के आधारित बजट है। ये पूरा डिफॉल्ट सिस्टम जो विजय माल्या को लेकर हुआ है, वो अगर किंगफिशर है तो कांग्रेस किंग क्रोकोडाइल है। ये किंग क्रोकोडाइल ने किंगफिशर को लोन दिया है। मैं तो पूछता हूं, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। केवल ब्रांड वैल्यू क्या होता है आखिर? वसूली विपक्ष करेगा कि सरकार? देखिए, मैं दोनों करेंगे, विपक्ष नहीं सरकार करेगी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा तो आज यही सवाल मैं शुरू से पूछ रहा हूं। 2009 से वसूली चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा, परसों मैं पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, व्हाई दे कंटिन्यूड टू लेंड मनी इफ दे हैड मैनेज्ड टू रिकवर ओनली 1/10 ऑफ व्हाट हैड बीन लेंड। अगर 2012 तक केवल 1/10वां हिस्सा ही बैंक्स वापस ले पाई थी विजय माल्या से, तो आखिर आप लेंड क्यों कर रहे थे? तो मैं तो यही पूछ रहा हूं, लेंड क्यों कर रहे थे? ये तो सब कुछ उन्हीं के जमाने में हुआ है। हमारे समय तो रिकवरी के लिए डंडे पड़े हैं, हमारे समय केस हुआ है, हमारे समय सीबीआई केस चल रहा है, हमारे समय डीआरटी में गए हैं, हमारे समय हमने पार्लियामेंट के फ्लोर में कहा है कि एक पाई वापस लाएंगे। चले गए हैं सर, जहां आपकी सरकार को नहीं पता था। पिछले दिन वो संसद में बताए जा रहे हैं, अगले दिन वो विदेश चले गए और फिर अदालत में वकील साहब ने सरकार की तरफ से खड़े होकर बताया कि वो तो जा चुके हैं। आलोक शर्मा बोलिए। देखिए, बहुत चतुराई के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, हम खुश होते वो बहुत ज्यादा बैंक पहले से ज़बानी बम फोड़ने में मास्टर हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं। अरे सर सुन लीजिए ना बाप। अरे जबानी बम क्या होता है? आप तो बम फोड़ रहे हैं, इशरत जहां को सपोर्ट कर रहे हैं, और जबानी बम क्या लगा रखा है? नहीं, आप तो जुबानी बम फोड़ते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब। आप लोग असली बम फोड़ देते हैं आतंकवादियों को सपोर्ट करके। कम से कम हम जबानी बम तो फोड़ रहे हैं, असली बम तो नहीं फोड़ते हैं। सुन तो लीजिए पात्रा जी, इशरत पे 8 बजे बात कर लीजिएगा। आप फोड़ते रहिए। फिलहाल इस मामले पर बात हो रही है ना, उसी मामले पर स्टिक करें तो अच्छा रहेगा। इशरत के लिए पर्याप्त समय मिलेगा आपको। 1999 से लेकर 2004 तक। नहीं, ये बार बार बम कर रहे हैं। अटल जी की सरकार थी सर। 1999 से 2004 तक का अटल जी की सरकार थी। 1999 में एक कंपनी बनी। अब मैं कहने लगूं साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी दोषी हैं क्योंकि उनके समय में कंपनी बनी थी, तो शायद तर्क संगत नहीं होगा, वो तर्क नहीं कुतर्क होगा। डीआरटी बेंगलुरु की बात हुई तो बीजेपी सरकार नहीं गई थी, वहां पर एम्प्लॉइज गए थे। बीजेपी अपनी पीठ जबरदस्ती थपथपाने की कोशिश ना करे। बैंक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार नहीं गई है। सरकार को तो यही नहीं पता वो कब उड़ के चले गए, तो इंतजार कर रहे थे जब उड़ेंगे तब हम कोर्ट में जाएंगे। मुकुल रोहतगी को 8 मार्च तक, कल तक ये नहीं पता था कि वो चले गए। बीजेपी अपनी पीठ थपथपाना बंद करे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लोन विजय माल्या जब दे रहे थे, बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जब छप रहे थे, तो ईडी, सीबीआई, तमाम लोग अपने कान पे झूठ नहीं रेंगना देना चाहते थे, रुई लगा के बैठे हुए थे। अब जहां तक बात आती है साहब हमारे समय में हुआ, उनके समय में, मैं एएनआई का एक कोट पढ़ना चाहता हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, 2010 में बीजेपी के सपोर्ट से विजय माल्या राज्यसभा मेंबर बने कि नहीं बने। एएनआई नहीं है, माफी चाहूंगा, आईएएनएस एक न्यूज रिपोर्ट आती है 9 जून 2010 को कि विजय माल्या बीजेपी के सपोर्ट से राज्यसभा मेंबर बने। मैं जानना चाहता हूं कि जो बैंकों से उन्होंने पैसा हड़पा वो बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए दिया था क्या उन्होंने? क्या उन्होंने सीबीआई के अफसरों को रिश्वत दी है कि मुझे जाने दिया जाए? इमिग्रेशन ऑफिसर जब कह रहा है ठीक करके आइए, नोटिस है, इसको पकड़िए इस आदमी को,
तो सीबीआई, अरे सर मेरा जीके बिल्कुल ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मेरा जीके बिल्कुल ठीक है। 9 जून 2010 ना आपने कहा कि वो बीजेपी के IANS एमपी हैं, आप ठीक करिए, वो इंडिपेंडेंट एमपी हैं और वो जेडीएस के सपोर्ट से, मैं बोल रहा हूं वो जेडीएस, आप ठीक कर लीजिए अपना। अरे मैंने ये नहीं कहा, वो जेडीएस के सपोर्ट से एमपी बने हैं, सभा के मेंबर बने, वो इंडिपेंडेंट एमपी हैं, ये भी आप ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए थोड़ा सी। बीजेपी के सपोर्ट से वो राज्यसभा के मेंबर बने, वो इंडिपेंडेंट एमपी है, अपनी बात को 3 बार बिल्कुल नहीं, वो जेडीएस के सपोर्ट से बने, शांति से जेडीएस के सपोर्ट से बने हैं, बम छोड़ना बंद कर दें। आप लोगों का पहले शांति से पढ़ लिया करें और असली बम फोड़ना बंद करें। नेशनल हेराल्ड में राजीव गांधी, अरे रे नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी 5,000 करोड़ रुपए खा गए हैं राहुल गांधी, सारी एनर्जी वहां ध्यान नहीं होना चाहिए। माल्या भाग रहा है, आपको नहीं पता है? नहीं, क्यों ध्यान नहीं होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए, अगर विजय माल्या 9,000 करोड़ गबन किया है तो 5,000 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने भी गबन किया है। अरे सर छोड़ दीजिए ना, एक चीज सुन लीजिए आप दोनों। अरे उसी कोर्ट ने न्यायालय का सम्मान क्यों छोड़ दें? उसी कोर्ट ने कहा कि इनका पासपोर्ट क्यों छोड़ दें राहुल गांधी को? थोड़ा सा भाषा का संयम रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ना विजय माल्या को छोड़ेंगे ना राहुल गांधी को छोड़ेंगे। सर मजबूरन ब्रेक लेना पड़ जाएगा अगर सब एक साथ बोलेंगे तो। अमित खेमका। रोहित जी मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। रोहित जी, आलोक जी थोड़ा छोटा रखिएगा, समय खत्म हो रहा है, प्लीज बोलिए। ये कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल छोटा रखूंगा। सर मैं केवल कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि उनको लोन कैसे मिल गया, ये तो कांग्रेस ने कर दिया। मैं इनसे जानना चाहता हूं 2002 में किसकी सरकार थी? 2002 में किंगफिशर एयरलाइंस एंड ब्रांड वैल्यू, इन 2 शब्दों के ऊपर लोन मिला था बैंक से, पहला लोन 2002 में अटल जी की सरकार थी और उसी चीज को बैंक्स ने आगे फॉलो किया। 2004 में मिली थी पहला लोन, उनकी सरकार थी, फिर आपकी आ गई, 2004 में पहला लोन मिला है। आम आदमी बनाना सर इस देश का, आप लोग मिलकर बनाते रहे, आम आदमी बेवकूफ बनता रहा, अमीर आदमी अमीर होता गया, गरीब आदमी गरीब होता चला गया और सब सरकारें वही करती हैं। ये इस मामले में हमारे समय में क्या हुआ मैं बताता हूं। अमित खेमका मेरा लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, बस एक सर सहारा वाला आज भी जेल में है, हमारे समय में ये काम हुए। आलोक जी एक मिनट प्लीज, 1 मिनट सर, बनने भी दिया जाता रहा उनको सर, और भागने भी दिया गया। अमित खेमका लास्ट कमेंट। सर मैं सिर्फ मैंने बहुत ही विनम्रता के साथ 2 सवाल उठाए थे कि क्या किसी आईआईटी के ग्रेजुएट को ब्रांड वैल्यू पर बगैर कोलेटरल्स के लोन मिलेगा? उसका सवाल का जवाब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं दिया। मैंने बड़ी विनम्रता से सवाल उठाया था कि आगे और इस तरीके के मगरमच्छों को पकड़ने के लिए दोनों पार्टीज क्या करेंगी, इसके बारे में दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि हमारी आपसे बहुत विनम्रता के साथ में ये विनती है कि कृपा करके आपस में लड़ना बंद करिए और इस देश के उद्धार के लिए, इस देश की प्रगति के लिए साथ चलकर कोई समस्या का समाधान ढूंढिए। ये मेरी बहुत ही विनम्रता के साथ में दोनों पार्टी से ये गुजारिश है कि हर प्रोग्राम पर हम लोग आते हैं, हर प्रोग्राम में आपकी तू मैं में जो मेन बात होती है, जो मुद्दे की बात होती है, वो छुप जाती है और आम आदमी ये समझता है कि इस देश में कुछ नहीं होने वाला है, ये 2 पार्टियां लड़ती रहेंगी और कुछ भी काम नहीं होगा। तो कृपा करके इस लड़ाई को बंद करिए, कृपा करके दोनों कंधे अपने लगाइए आगे देश को ले जाने के लिए। ये आपसे बहुत विनम्र विनती मेरी है। ठीक, राजवीर जी बहुत छोटा प्लीज, बहुत छोटा। आज अगर ये प्रोग्राम विजय माल्या साहब या उनके हितैषी कोई देख रहे होंगे तो हमारे संबित पात्रा और आलोक शर्मा जी के इस वार्तालाप को सुनकर कितना मुस्कुरा रहे होंगे, कितना खुश हो रहे होंगे। और वो किसान जिसके को सरेआम पीटा गया, 1 लाख रुपए की वो किस्त अभी नहीं दे पाया था, उसके परिवार के जख्मों पे जो है ना इससे ज्यादा नमक, ये दोनों और ज्यादा नमक नहीं लगा सकते। इन्हों के मुंह से जो है ना ये सिर्फ जो है ना एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही जो है ना शर्मनाक। अरे आरोप नहीं लगाए क्या? विपक्षी दल आरोप नहीं लगा गया? आरोप दल जिस समय संबित पात्रा साहब थे उस समय इनको नहीं पता था कि विजय माल्या को गलत तरीके से लोन मिल रहा है, तो उस समय ये विपक्ष क्या कर रहा था? आज संबित पात्रा जी कह रहे हैं उस समय ये इन्हें नहीं पता था। 2 साल से ये क्या कर रहे थे? सारा आरोप ये यूपीए के ऊपर गढ़ रहे हैं। आज ये अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे और उस किसान को पीटने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसको जाके पीट दिया, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? एक बार जरा हाथ लगा के देखो ना माल्या साहब के, पता लगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर देसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, आलोक शर्मा, सिद्धार्थ लूथरा और बहुत बहुत शुक्रिया अमित खेमका आपका भी ताल ठोक के हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये सवाल उठाना जरूरी है और बार बार उठाते रहेंगे, तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस मामले में जवाबदेही तय नहीं हो जाती। माल्या को किसने बनाया और माल्या को किसने भगाया।